Hello everyone, welcome back to Tanujar Academy. I hope you all are doing well. This is the episode number 33. Today we will be studying privatization. I think you all know what privatization means, but today the privatization is of a critical sector, nuclear sector. जब गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करती है या फिर किसी सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन के लिए या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन करती है तो उस टाइम पे जो कंट्री है उसमें डिबेट एक अलग से छिड़ जाती है. तो टुडे द मैटर इज टू नो द रियल थिंग अबाउट दिस न्यूज़. अभी रिसेंटली लोकसभा में एक बिल पास हुआ है, शांति बिल, जो कि रिलेटेड है द ओपनिंग ऑफ न्यूक्लियर सेक्टर फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. सो वी विल स्टडी दैट बिल. उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या जो डिबेट है वो किस चीज़ के ऊपर डिबेट हो रही है. तो यू मस्ट नो ऑल डिटेल्स ऑफ दिस बिल. तो यहाँ पर आउटलाइन है इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. उसके लिए फर्स्ट वी विल सी द कोर चेंज. अब जो चेंज किया जा रहा है, लाइक अर्लियर इट वाज लाइक दैट कि इंडिया में जो न्यूक्लियर सेक्टर है उस पर मोनोपोली थी स्टेट की. स्टेट ओन एनपीसीएल जो था वो यहाँ पर एक मेजर प्लेयर था, मोनोपोली थी उसकी. बट अभी जब प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया जाएगा इस न्यूक्लियर सेक्टर को, तो यहाँ पर और भी प्लेयर्स आएंगे जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, बोथ फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज. तो ये हम लोग पहले पढ़ेंगे. उसके बाद में व्हाट इज द रैशनल और एंड गोल्स बिहाइंड दिस. जो गवर्नमेंट ये लेके आ रही है, न्यू बिल पास किया है उन्होंने, तो उसके पीछे गवर्नमेंट का रीजन क्या है, व्हाई दे आर सेइंग दिस. यहाँ पे हम लोग एनर्जी डिमांड्स पढ़ेंगे, एनर्जी डेटा इंडिया इंडिया का जो है वो पढ़ेंगे, तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जीडी. Now, in the end, we will study the liability reforms, and this portion is the important portion. I keep the important portions in the last part, in the end part, for that कि आप वीडियो को पूरा देखें. क्योंकि बीच में आप सोचते हो कि कुछ भी ऐसे ही होगा, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. एवरी पार्ट ऑफ द वीडियो, एवरी कंटेंट इज इक्वली important. So we will begin the video from here. अब सबसे पहली बात है, हम लोग कोर इशू पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर शांति बिल पास हुआ है रिसेंटली इन लोकसभा, एंड लोकसभा से पास हो गया, इसके बाद राज्यसभा में जाएगा, एंड अगर वहां से भी पास हो जाता है तो इट विल बिकम एन एक्ट. दिस इज द सिंपल पॉलिटिकल प्रोसेस. यहाँ पे लेजिस्लेचर को यूज कर रहे हैं. एंड शांति बिल में ये एक एक्रोनिम है, ठीक है. यहाँ पर जो ये वर्ड्स हैं दे हैव अ फुल फॉर्म. यहाँ पे सस्टेनेबल, एस फॉर सस्टेनेबल, देन एच फॉर हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ठीक है. तो बिल का नेम है शांति बिल. यहाँ पर जो ये एक्रोनिम है, इसके जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. तो दिस इज द फुल फॉर्म: सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. अब इस बिल में है क्या, तो दिस न्यू बिल जब ये एक्ट बन जाएगा तो इट विल रिप्लेस द ओल्डर एक्ट्स. ठीक है. कौन कौन से एक्ट्स हैं? एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962. ये वो एक्ट है जो मोनोपोली को एस्टैब्लिश करता है इंडियन गवर्नमेंट की. ठीक है. इस न्यूक्लियर सेक्टर में मोनोपोली को जो एस्टैब्लिश कर रहा है वो ये एक्ट है. इसके थ्रू मोनोपोली एस्टैब्लिश होती है. देन द मोर रिसेंट एक्ट जो कि 2010 में बिल पास हुआ था, उसके बाद वो एक्ट बना. तो दिस वाज द सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट. अगर कोई न्यूक्लियर डैमेज होता है तो उसमें लायबल कौन होगा, ये जो अकाउंटेबिलिटी वो कौन देखेगा. तो उसके लिए यहाँ पर दीज टू एक्ट्स दे वर अर्लियर द बैरियर्स. अब आप देखोगे कि इंडिया में कोई भी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो न्यूक्लियर सेक्टर में नहीं होता है. कोई भी फॉरेन कंपनी आके यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रही, एक्सेप्ट रशिया में. देखो जो रशिया है वो इन्वेस्ट कर रहे हो. जो आप बोलोगे अगर यहाँ पर तमिलनाडु में जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें रशिया आ रहा है, तो दैट इज अ एक्सेप्शन. आप उस एक्सेप्शन को छोड़ के अगर आप किसी और कंट्री या फिर किसी और फॉरेन एंटिटी की बात करोगे तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती हैं इन द न्यूक्लियर सेक्टर. सो ये जो प्रॉब्लम है, इसको बैरियर को हटाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, एक न्यू बिल लेके आ रही है दैट विल रिप्लेस दीज टू एक्ट्स. ठीक है. कंसिडर देम एज बैरियर्स. अगर इन बैरियर को हम हटा देंगे तो यहाँ पर जो प्राइवेट एंटिटीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, बोथ फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम द फॉरेन countries, they will come and invest in India's nuclear sector. ठीक है. अब यहाँ पर इन दोनों जो एक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा आप देखिए. मैं ये बोल रही हूँ कि ये दोनों एक्ट्स बैरियर्स हैं. वाई आई एम सेइंग दैट? तो यहाँ पे जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 है वो इस्टेब्लिश करता है स्टेट की मोनोपोली को इन दिस सेक्टर. ठीक है. यहाँ पर ये जो एक्ट है वो बताता है कि जो गवर्नमेंट है केवल वही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है उनको रन कर सकती है. प्राइवेट कंपनीज आर नॉट अलाउड, सिंपली दे आर नॉट अलाउड इन द न्यूक्लियर सेक्टर. नाउ द सेकेंड
एक्ट जो कि है सिविल लाइबिलिटी एक्ट 2010, ये जो सप्लायर लाइबिलिटी है उस चीज को इंट्रोड्यूस करता है। सी, अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट कर रहे हो तो देयर इज वन ऑपरेटर, ठीक है, जो मेन प्लांट को ऑपरेट कर रहा है। अब इस प्लांट के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स भी चाहिए, ठीक है, लाइक यहाँ पे रिएक्टर्स हैं, कुछ भी जो साइंटिफिक इक्विपमेंट है, कोई भी मशीनरी है वो चाहिए तो वो सप्लायर से आती है, ठीक है, लाइक दिस इज द चेन। ऑपरेटर सप्लायर से बाई करेगा कोई भी चीज, जो भी इक्विपमेंट होगा। तो इस एक्ट के थ्रू क्या है, लायबल बनाया जा रहा है, केवल ऑपरेटर को लायबल नहीं बनाया जा रहा है, सप्लायर को भी लायबल बनाया जा रहा है। अगर कोई न्यूक्लियर डैमेज इन एनी केस हो जाता है तो कौन लायबल रहेगा? जो ऑपरेट कर रहा है केवल वही लायबल नहीं रहेगा, जो सप्लायर है वो भी लायबल रहेगा कि उनकी कोई डिफेक्ट की वजह से, उनके सप्लाई किए गए किसी इक्विपमेंट में डिफेक्ट की वजह से वो लायबल हैं। तो इस वजह से ये और भी एक बैरियर बन जाता था फॉर द फॉरेन एंटिटीज या फिर फॉर प्राइवेट एंटिटीज टू कम इन इंडिया एंड टू इन्वेस्ट इन द न्यूक्लियर सेक्टर, ठीक है। यहाँ पर जो ये फॉरेन सप्लायर्स हैं जो पार्ट एंड टेक्नोलॉजी सप्लाई करते हैं फॉर द न्यूक्लियर सेक्टर, तो उनके लिए ये क्या था, एक बैरियर था। वाई? क्योंकि अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, इन दैट केस दे हैव टू पे अ वेरी हाई कॉस्ट एंड द कॉस्ट वाज 15,000 करोड़ रुपीज, ठीक है, ये एक लायबिलिटी रखी गई थी। एंड यहाँ पर उनके लिए ये एक फाइनेंशियल रिस्क था कि अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, इन एनी केस अगर एज सप्लायर भी इन्वेस्ट करता है, तो उनके लिए ये हार्मफुली होगा या फिर नॉन बेनिफिशियल होगा, ठीक है, लॉस में ही वो लोग जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको एनपीसीआईएल दिख रहा होगा, दिस इज न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये करंट में जो स्टेट ओन्ड एंटिटी है, यही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को देखती है, जितने भी उनके ऑपरेशंस हैं, कुछ भी है तो उसको एनपीसीआईएल ही देखती है अब तक, जो कि स्टेट ओन्ड है, यानी गवर्नमेंट के अंडर में है ये, ठीक है। तो इसकी मोनोपोली है फिलहाल। अगर ये एक्ट आ जाता है तो यहाँ पर जो ये स्टेट ओन्ड एंटिटी है, इसके साथ में प्राइवेट कंपनीज भी आएंगे, ठीक है। अब इस बिल के बारे में थोड़ा बहुत आप डिटेल में जानो कि इस बिल में एक्चुअल में प्राइवेट कंपनीज का रोल क्या है, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, बट किस लिमिट तक प्राइवेटाइजेशन? हम क्या पूरा सेक्टर को ओपन कर दे रहे हैं फ्रॉम एंड टू द फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट पार्ट? तो ऐसा क्या इसमें डिटेल्स हैं वो हम पढ़ते हैं। तो प्राइवेट कंपनीज का क्या रोल होने वाला है, जो भी प्राइवेट एंटिटीज एंटर करेंगी इन एनी केस, तो वो किस लिमिट तक एंटर करेंगी? तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज बोथ इंडियन एंड फॉरेन, मार्क दीज टू वर्ड्स, यहाँ पर केवल इंडियन प्राइवेट कंपनीज को अलाउ नहीं कर रहे हैं, द गवर्नमेंट इज अलाउइंग बोथ इंडियन एंड फॉरेन एंटिटीज, ठीक है। बट फॉरेन कंपनीज के लिए देयर इज वन रिस्ट्रिक्शन, आप डायरेक्टली यहाँ पे इंडिया में आके पावर प्लांट्स को रन नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो थ्रू माइनॉरिटी स्टेक्स और पार्टनरशिप्स विद इंडियन फर्म्स। जैसे अगर कोई एक इंडियन फर्म है आई, वो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी है एंड वो न्यूक्लियर पावर प्लांट रन कर रही है, उसके साथ में कोई फॉरेन कंपनी आके वो एज अ पार्टनर ज्वाइन कर सकती है, या फिर उनकी कंपनी में माइनॉरिटी स्टेक्स ले सकती है, शेयर्स को खरीद सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉरेन कंपनीज के लिए एक रिस्ट्रिक्शन है। बाकी इंडियन कंपनीज जो है, प्राइवेट कंपनीज, वो क्या कर सकती हैं, दे विल बी अलाउड टू बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड डीकमीशन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। सो मार्क दीज वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू से दिस पर्टिकुलर एक्ट। आपको इस एक्ट की डिटेल्स पता होनी चाहिए। आप प्राइवेटाइजेशन बोल रहे हो, बट अप टू विच लिमिट? एंड इसके बाद क्या गवर्नमेंट ने सारा कंट्रोल प्राइवेट कंपनीज को दे दिया? तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने जो क्रिटिकल सेक्टर है, क्रिटिकल चीज़ें हैं, उनको अपने पास में ही रखा है, विच इज़ द फ्यूल एनरिचमेंट। फ्यूल एनरिचमेंट इज अ काइंड ऑफ फ्यूल रिफाइनमेंट। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूरेनियम यूज़ किया जाता है, तो उसके एनरिचमेंट के लिए उसको अगर हमें फ्यूल ग्रेड तक अगर हमें उसे एनरिच करना है, तो एनरिचमेंट के लिए देयर आर फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स, तो उनको कौन हैंडल करेगा? गवर्नमेंट ही हैंडल करेगी, वो अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल ही रहेंगे। एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी गवर्नमेंट ही अकाउंटेबल रहेगी एंड वो ही कंट्रोल करेगी सब कुछ। अब रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और रिलेटेड टू द न्यूक्लियर सेक्टर। वाई? क्योंकि रेडियो एक्टिव वेस्ट अगर उसको ढंग से आपने डिस्पोज नहीं किया है, तो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो लीकेज का चांस रहता है। एंड जब भी रेडियो एक्टिव मटेरियल अगर लीक हो जाता है, तो फिर आपको पता ही है कि कितना डैमेज कर सकता है जो आसपास के सराउंडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। बाकी इतनी चीज़ें लाइक व्हाट द प्राइवेट कंपनीज कैन डू, दे विल
they can build, they can own, or they can operate, and they can even decommission a nuclear power plant. Okay, so this was about the bill, the clarity about the bill. Now, what is the rationale behind the एक्ट, जो गवर्नमेंट ये एक्ट लेके आएगी, उसके पीछे उनका रीजन क्या है, व्हाई दे वांट दिस? सो सिंपली अगर हम लोग देखें हमारे एनर्जी डेटा को, अगर हम लोग देखते हैं, तो ये आप देखोगे देर आर टू काइंड्स ऑफ एनर्जी। अगर आपको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में और जानना है, या फिर रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में और जानना है, तो आप वीडियो नंबर 11 देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पर मैंने रीन्यूएबल एनर्जी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इंडिया का एनर्जी डेटा को मैंने कंपेयर किया है कि हम लोग पास्ट में कैसे थे एंड फ्यूचर में हमारे क्या गोल्स हैं। तो वहाँ से आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। बाकी यहाँ पर थोड़ा बहुत डेटा अगर आपको देखना है तो ये जीडी के लिए यूज़ कर सकते हो। नाउ यू नो कि जो एनर्जी सोर्सेज है इंडिया में, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉसिल फ्यूल सोर्सेज, जो कि हमें फॉसिल फ्यूल से मिलते हैं, एंड नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। ठीक है, इनको कन्वेंशनल भी बोलते हैं। कन्वेंशनल मतलब जो पुराने चलते आ रहे हैं, कन्वेंशनल, एंड इनको नॉन कन्वेंशनल, जो पहले नहीं चलते थे बट उनको अभी यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल सोर्सेज और नॉन फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी सोर्सेज होते हैं। ये जो फॉसिल फ्यूल सोर्सेज होते हैं, इनमें कौन कौन है? कोल है, गैस है, लिग्नाइट, डीजल है। ये हम लोग यूज करते हैं। एंड दीज फॉसिल फ्यूल सोर्सेज, एनर्जी सोर्सेज, दीज आर द पोल्यूशन कॉजिंग सोर्सेज। ठीक है, ये पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये क्या, कार्बन बेस्ड है। जो ये फ्यूल है ये कार्बन बेस्ड है। यहाँ से अब CO2 रिलीज होती है, साथ में सॉक्स, नॉक्स। ठीक है, ये मतलब सल्फर की ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स, ये भी रिलीज होती हैं। तो ये क्या है? दीज आर द हार्मफुल गैसेस। अगर आप पढ़ोगे कभी इन्वायरमेंट में, तो दीज आर द हार्मफुल गैसेस जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं। तो यहाँ पर जो ये कोल है, गैस है, लिग्नाइट, डीजल है, इन ये हम लोग इनको एज एनर्जी सोर्स यूज कर रहे हैं इन इंडिया। तो इनका जो टोटल, हम इनको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। जो हम लोग जब फॉसिल फ्यूल सोर्स को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं एज एनर्जी सोर्स, तो हम लोग उनको थर्मल एनर्जी में कैटेगराइज कर देते हैं। तो हमारे पास जो थर्मल एनर्जी पावर है, ठीक है, उसकी जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 253.5 गीगावाट है। ठीक है, आप ये सपोज करो अगर टोटल इंडिया में जो एनर्जी कैपेसिटी है, इंस्टॉल एनर्जी कैपेसिटी, वो 100% है, तो उसमें से 54% तो थर्मल एनर्जी से आ रहा है। ठीक है, हमारा जो टोटल नीड है, या फिर जो नीड तो नहीं कह रहे हैं, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उसमें से जो 54% है वो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल बेस्ड है। ठीक है, अब उसके बाद नॉन फॉसिल फ्यूल को अगर, या फिर नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेस हैं, उनसे कितनी एनर्जी हमें मिल रही है, तो यहाँ पर आप देखो 233 गीगावाट हम लोग यहाँ पे एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। अब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या होती है कि जैसे एक कंट्री में जितने भी एनर्जी प्लांट्स हैं, उनमें से अगर हम उन सबको एक साथ में चला दें, तो टोटल एनर्जी कितनी जनरेट होगी। अब ऐसा तो नहीं है एक साथ में आप सारे प्लांट्स को एक ही बार में, एक ही डे में चलाओगे। बाकी अगर उनको हम लोग उनकी एंड वैल्यू का हमें काउंट करनी है, तो दिस इज 233 गीगावाट, लाइक दिस इज देयर टोटल वैल्यू। अब यहाँ पर आप कंपेयर करो, तो यहाँ पर ये जो फॉसिल फ्यूल सोर्सेज हैं, उनकी 54% टोटल वैल्यू है, एंड इनकी 46% है। लाइक 100% अगर टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है, तो उसमें से हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल जो सोर्सेज हैं उनसे 46% इंस्टॉल कैपेसिटी गेन करता है, एंड दिस 54% इज फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल। अब इंडिया का गोल क्या है कि जो ये फॉसिल फ्यूल है, इनको हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, क्यों? सिंपल थिंग इज दैट ये पोल्यूशन क्रिएटिंग है, एंड पोल्यूशन को हम नहीं चाहते हैं कि वो इंडिया में हो, क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली की कंडीशन आपको पता है। बाकी ग्लोबल लेवल पर भी जो पोल्यूशन है, दिस इज़ अ वेरी मेजर प्रॉब्लम। तो सब लोग चाहते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, कौन कौन से सोर्सेज है, जैसे सोलर है, विंड है, हाइड्रो पावर प्लांट्स होता है, उसके बाद में बायो पावर होती है, स्मॉल हाइड्रो प्लांट्स होते हैं, एंड न्यूक्लियर। ठीक है, न्यूक्लियर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है वो आप लाइक उस वीडियो में समझ सकते हो। बाकी यहाँ पे अ, हमारी जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है वो है 486.5 गीगावाट। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझो कि अगर हमको, लाइक दीज आर आर गोल्स, हम लोगों को नेट जीरो अचीव करना है बाय 2070। दिस इज द एम ऑफ इंडिया, कि हम लोगों ने ग्लोबल ये गोल रखा हुआ है कि हम लोग को अपनी जो एमिशंस हैं, एमिशंस CO2 एमिशंस हैं,
उनको उनमें नेट ज़ीरो लाइक जितने हम लोग एमिट करेंगे उतना हम लोग यहाँ पे सिक्वेस्टर भी कर लेंगे, एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। तो एंड में क्या होगा, ज़ीरो आएगा, ठीक है? आप जितना यहाँ पे एमिट कर रहे हो, अब ऐसा तो नहीं बिल्कुल कि CO2 एमिट ही नहीं होगी, CO2 एमिट होगी, बट जितना एमिट होगी उस उतना हम लोग सिक्वेस्टर कर लेंगे, हम लोग उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। तो नेट ज़ीरो जो हमारे एमिशन गोल है वो 2070 तक हम अचीव करना चाहते हैं। तो दिस इज़ अ मेजर गोल। एंड उसके बाद में 2030 में हमारा गोल है कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल जो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है उसको हम 500 गीगावाट तक लेके जाना चाहते हैं। अभी करंट क्या है, करंट में देखो 233 गीगावाट है नॉन फॉसिल फ्यूल। इसको हमें किस में लेके जाना है, कितना इंक्रीज करना है, 500 गीगावाट, ठीक है? तो उसमें न्यूक्लियर भी आ रहा है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है? अब न्यूक्लियर की आप यहाँ पे देखो, न्यूक्लियर की जो करंट वैल्यू है वो है 8.2%, 8.2 गीगावाट। और हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि हमें इसको 100 गीगावाट तक इंक्रीज करना है बाय 2047, जब इंडिया को 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के। तो 8 गीगावाट से 100 गीगावाट अगर हमें लेके जाना है तो उसके लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चाहिए। करंटली वी हैव 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन 6 स्टेट्स, ठीक है? हेयर यू कैन सी द नेम ऑफ दोज पावर प्लांट्स एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे लगाया ताकि आप लोग थोड़ा स्टैटिक से भी कनेक्ट हो पाओ। तो यहाँ पे देखते हो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं एंड दे आर इन द 6 स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पे तमिलनाडु में 2 पावर प्लांट्स हैं। जो ये कुदनकुलम है, इसके बारे में बात करी थी स्टार्टिंग में कि रशिया के साथ में हम इसको लाइक रशिया इसको बनवा रहा है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का जो नंबर है वो भी इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हमें 8 गीगावाट से 100 गीगावाट में अपनी पावर को, जो न्यूक्लियर पावर है, उसको इंक्रीज करना है बाय 2047। सो द रीजन बिहाइंड द न्यू एक्ट इज दिस, ठीक है? अब जब हमें ये करना है तो हमें चाहिएगा इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इन्वेस्टमेंट कैन कम फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट डू दैट। जो गवर्नमेंट की मोनोपोली है फिलहाल, उससे इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं आ रहा है। टू change that and to increase the output from the nuclear sector, we have to go with the investment from the private sector, ठीक है? तो इसलिए ये गवर्नमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही है अभी। अब यहाँ पे जो 7 नेम्स है एक बार वो प्लीज आप लोग देखिए। लाइक फर्स्ट इज तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि फर्स्ट एक्चुअली न्यूक्लियर पावर प्लांट भी था जो इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था, जो कि है तारापुर में, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है? देन द सेकेंड वन इज राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि रावत भाटा में है एंड ये राजस्थान में है। उसके बाद में कुदनकुलम में मैंने बताया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि है तमिलनाडु में, ठीक है? देन कलपक्कम है जो वो तमिलनाडु में ही है। देन काइगा जो है वो कर्नाटका में है एंड ये काकरापार जो कि सूरत के पास में है, ये गुजरात में है। एंड नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे देख सकते हो 6 स्टेट्स में 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। इन फ्यूचर देर आर चांसेस, अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो ये जो नंबर है वो इंक्रीज होगा एंड आपको भी इंक्रीज लाइक अपने एग्जाम के लिए बर्डन हो जाएगा कि और भी पावर प्लांट्स के नेम्स लर्न करने होंगे। सो खैर, अब गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो मुझे नहीं पता कि वो सही है कि गलत है, बट आई एम श्योर कि आप लोग गुड डिसीजन मेकर्स हो एंड मुझे ये प्रूफ कर दो सब्सक्राइब करके कि आप बहुत अच्छे डिसीजन लेते हो एंड दिस विल बी योर बेस्टेस्ट डिसीजन अगर आप यहाँ पे सब्सक्राइब करते हो। Okay, let's move forward to the end part of this video, which is the key change in the nuclear liability rules. अब क्या चेंज लाया जा रहा है इन द लाइबिलिटी? अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को जब एस्टैब्लिश किया जाता है, सो देर आर द कंसर्न्स अबाउट द डैमेज, ठीक है? एंड ये कोई मजाक की बात नहीं है कि डैमेज हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम्पल्स हैं। चेरनोबिल आई थिंक आप सबको पता होगा। देन फुकुशिमा जो जापान में है, वो जहाँ पे पावर प्लांट में जो डैमेज हुआ था वो आपको पता होगा। बाकी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहीं पे बन रहा है लाइक, तो उसमें चांसेस हैं कि किसी वजह से लाइक कोई ये अनसर्टेनिटी है, तो यहाँ पर डैमेज होने के चांसेस हैं। एंड एट द टाइम ऑफ डैमेज जो लाइबिलिटी है उस वो किसके पास होगी, ठीक है? हम किसको अकाउंटेबल ठहराएंगे? हम किसके पास जाएंगे कि इनकी वजह से ये जो फॉल्ट है वो हुआ है? अब जो ऑपरेटर है, ठीक है, एंड सप्लायर है, उनके लिए पहले जो एक्ट था 2010 में, उनके लिए लाइबिलिटी रखी हुई थी। बट अब इस न्यू एक्ट में लाइबल कौन है? गवर्नमेंट है, कंपनीज है? लेट्स सी दैट। तो यहाँ पर
जो मैंने दोनों को कंपेयर किया है, जो ओल्ड एक्ट था 2010 का एंड जो न्यू शांति बिल है, उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं वो हम देखते हैं। तो सप्लायर लाइबिलिटी देखो, पहले मैंने आपको बताया कि ये वाला जो एक्ट था उसमें सप्लायर लाइबिलिटी थी, ठीक है। सप्लायर को भी अकाउंटेबल ठहराया जाएगा अगर कोई एक्सीडेंट होता है, मेजर एक्सीडेंट होता है। और उसके बाद में अभी जो ये न्यू बिल है इसमें से इसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। सप्लायर लाइबिलिटी को रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम द न्यू बिल, क्योंकि सप्लायर जो है वो इस चेन में, जो यहाँ पे ये चेन है जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि पहले सप्लायर से जो इक्विपमेंट्स है वो आते हैं, फिर उसके बाद में ऑपरेटर उनको खरीदते हैं एंड ऑपरेट करते हैं एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को, एंड न्यूक्लियर पावर जनरेट करते हैं। तो इस सप्लाई चेन में जो ये सप्लायर है इसको हटा दिया गया है कि ये लायबल नहीं है, केवल ऑपरेटर ही लायबल रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद में ये अब इसको क्या होता है, क्योंकि सप्लायर को यहाँ पे सप्लायर लाइबिलिटी को क्या है, रिमूव कर दिया गया है। तो अब जो है फॉरेन सप्लायर्स, फॉरेन एंटिटीज या फिर जो प्राइवेट एंटिटीज हैं, दे विल कम एंड दे विल सप्लाई द न्यूक्लियर मटेरियल जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। नाउ ऑपरेटर लाइबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर फुल लाइबिलिटी थी, लाइक द लाइबिलिटी का जो अमाउंट था वो 15,000 करोड़ रुपीस था इन दी 2010 एक्ट, बट अभी इसको रिड्यूस कर दिया है, इसको कैप कर दिया है एंड द अमाउंट इज रिड्यूस टू 3,000 करोड़। एंड दिस इज द मेन रीजन फॉर द डिबेट्स इन आवर कंट्री कि इतने से पैसे से आप कैसे जो ये डैमेज है उसको रिप्लेनिश कर पाओगे, ठीक है। इसको आप कैसे देख पाओगे अगर आप इतनी सी अमाउंट रख रहे हो, तो आगे जाके अगर फ्यूचर में कोई डैमेज होता है तो इन दैट केस आप कैसे उन सबकी भरपाई कर पाओगे, ठीक है। कंपनसेशन के लिए ये जो अमाउंट है ये बहुत कम बताया जा रहा है बाय द क्रिटिक्स। तो आगे हम लोग देखेंगे कि लाइक व्हाई दे आर सेइंग दिस। बाकी कंपनसेशन जो है, लाइक अगर ऐसा होता है कि 3,000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा का कंपनसेशन, लाइक अगर कोई डैमेज हो जाता है, इन दैट केस अगर 3,000 करोड़ रुपीस ऑपरेटर ने दे दिए हैं, ठीक है, उसके बाद में भी डैमेज जो हुआ है उसका कंपनसेशन नहीं हो पा रहा है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट विल कम एंड अगर गवर्नमेंट आएगी तो जो रेस्ट ऑफ द डैमेज को अगर कंपनसेट करना है तो उसको गवर्नमेंट ही कंपनसेट करेगी। लाइक अगर कोई भी कॉस्ट ओवर द 3,000 करोड़ रुपीस है तो उसको गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर रखा जाएगा, ठीक है। एंड फॉर दैट अ न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड विल बी क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस, ओके। नाउ लाइक यहाँ पे मैंने लिस्ट किए हैं टू न्यूक्लियर डिजास्टर्स या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट डैमेजेस जो कि हिस्ट्री में हो चुके हैं, जो कि एक सबूत है कि डैमेजेस होते हैं। ये कोई लाइक ऐसी बात नहीं है कि वो कभी नहीं होगा, ठीक है। ऑलरेडी ये हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है। तो सबसे पहला है चेरनोबिल जो कि 1986 में हुआ था। चेरनोबिल इज इन यूक्रेन, करेंटली इट इज इन यूक्रेन। पहले ये सोवियत यूनियन का पार्ट था 1986 में, बट यूक्रेन में चेरनोबिल है एंड यू कैन सी द इमेज ऑफ चेरनोबिल। लाइक फर्स्ट दिस इज द बिफोर इमेज एंड दिस इज द आफ्टर इमेज, दिस इज द आफ्टर इमेज। तो आप देख रहे हो 1986 के बाद भी आज भी लाइक दिस सिटी इज जस्ट लाइक दिस। तो न्यूक्लियर डिजास्टर इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि जो रेडियो एक्टिविटी है उसके जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आप ह्यूमंस के साथ में ही नहीं, जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। बाकी आप फुकुशिमा के यहाँ पे फोटो देख सकते हो, लाइक दिस इज द फोटो जो पावर प्लांट में डैमेज होता है उसके बाद में द होल सिटी लुक्स लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देखो जो फुकुशिमा में हुआ था, फुकुशिमा इज इन जापान, 2011 में हुआ था एंड ये ओकुमा फुकुशिमा जापान में है। एंड इन दोनों के पीछे रीजन क्या था, तो चेरनोबिल लाइक देर इज वन वेब सीरीज जो आप देख सकते हो, चेरनोबिल जो डैमेज था उसके लिए वो बनाई गई है। तो चेरनोबिल में क्या था, एक फ्लॉड रिएक्टर डिजाइन की वजह से हुआ था। जो रिएक्टर डिजाइन था उसमें कोई फ्लॉ था, उसमें कोई प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से ये न्यूक्लियर डैमेज हुआ था। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे एक ह्यूमन एरर भी था, ठीक है। कोई एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा था, तो उस टाइम पे ये जो डैमेज है, डिजास्टर है, वो हुआ, ठीक है। बट दिस फुकुशिमा डाइची, दिस वाज अ नेचुरल थिंग। लाइक यहाँ पे जो नेचुरल डिजास्टर आया था, अर्थक्वेक के बाद में सुनामी आई, ठीक है। अर्थक्वेक के बाद में सुनामी आई एंड आफ्टर दैट जो कूलिंग सिस्टम है उनको उन्होंने नॉक किया, लाइक सुनामी ने। एंड देन जो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें से न्यूक्लियर लीकेज हुआ, ठीक है। एंड ये उसके 2011 में हुआ था। अब यहाँ पर आप देखो कॉस्ट, देखो कंपनसेशन कॉस्ट देखो,
जो एस्टिमेटेड कंपनसेशन कॉस्ट है वो 58 लाख करोड़ रुपीज है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 3000 करोड़ रुपीज रख रहे हैं कंपनसेशन कॉस्ट, लाइबिलिटी कॉस्ट। तो यहाँ पर जो लाइबिलिटी है इंडिया में उसको इतना कम रखा जा रहा है, इसलिए ये एक मैटर ऑफ डिबेट बना हुआ है। क्योंकि 58 लाख करोड़ रुपीज, यहाँ पे लाख करोड़ रुपीज है, यहाँ पे हम केवल 3000 करोड़ रुपीज रख रहे हैं। बाकी ये जो फुकुशिमा है उसके लिए 15 लाख करोड़ रुपीज। जो फुकुशिमा था उसका जो स्केल था, लाइक इन दोनों का स्केल एक्चुअली लेवल 7 पर था। दोनों एक मेजर न्यूक्लियर डिजास्टर थे। बाकी इन दोनों की कंपनसेशन के लिए यू कैन सी द अमाउंट ऑफ द मनी इज वेरी बिग एंड इंडिया इज कीपिंग अ वेरी लो अमाउंट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल मैनर। मैंने यहाँ पे बहुत स्टैटिक नॉलेज भी इंक्लूड करने की कोशिश की है, आप उसको लर्न कर सकते हो। दिस इज़ यूजफुल फॉर एग्जाम्स लाइक CDS एंड इफ कैट, जो भी आप डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा। साथ में ही GD में देयर आर चांसेस कि आपसे ये टॉपिक एज अ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। लाइक इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर है उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो उसके पीछे आपको कीज दिए जाएंगे, लीड्स दिए जाएंगे कि क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लाइक इट इज़ गुड फॉर इंडिया और नॉट। तो वहाँ पे आप अपने पॉइंट्स रख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रियल फैक्ट्स फ्रॉम दिस न्यूज़। ओके, बाकी लेक्चरेट में यू कैन यूज इट। अगर आप रीन्यूएबल एनर्जी में यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे बता सकते हो कि इंडिया में ये न्यू बिल लाया गया था। तो यहाँ पे यू कैन यूज मल्टीपल थिंग्स फ्रॉम सिंगल न्यूज़ इन योर SSP। आप वो क्रिएटिविटी आपकी है कि आप कैसे यूज कर रहे हो। ओके, नाउ इफ यू वुड लाइक टू कनेक्ट विद मी यू कैन join the Telegram group. You can even follow me on Instagram. We will meet again in the next video. Till then, bye bye.